हमें राइटर बताता है भारतीय साम्राज्य में शाही परिवार के बाद सबसे बड़ी शक्ति वाला कुलीन परिवार है ड्यूक रोजन वेस्टर का घराना। हम देखते एक लड़की बोल रही होती है, जैसा कि ड्यूक ने कहा, हमें बताया जाता है रोजन वेस्टर परिवार के प्रमुख सम्राट का दाहिना हाथ, अपनी बेरहमी के लिए प्रसिद्ध लेक्सियन रोज वेस्टर, जो शांति से अपनी किताब पढ़ रहे होते हैं। फीमेल लीड अपने मन में सोचती है, मैं अभी इस आदमी को गुप्त सौदे का प्रस्ताव देना। वह आगे बोलती है, कृपया मेरी मदद करें। ड्यूक शांति से अपनी चाय पी रहे होते हैं। वह अपने कपड़ों को कसकर पकड़ते हुए बोलती है, प्लीज मुझे से शादी करो। वह मन में सोचती है, ड्यूक की बदनाम प्रतिष्ठा रोजन वेस्टर की शुरुआत इस तथ्य से हुई कि उसका जन्म शादी के बाहर के संबंध से हुआ था। उत्तराधिकारी का अधिकार प्राप्त करने के लिए उसने अपने भाइयों को बेरहमी से नष्ट कर दिया। उसने अपना अधिकांश जीवन युद्ध के मैदान में बिताया, अनगिनत लोगों की जिंदगी खत्म करने वाला एक हत्यारा। उसने गुप्त रूप से साम्राज्यवादी शक्तियों का विरोध करने वाली किसी भी ताकत को खत्म कर दिया। सम्राट का कुत्ता। ड्यूक किताब बंद करते हुए बोलती, शादी तुमसे, दूसरे शब्दों में क्या आप मुझसे अपने पति से तलाक लेने में मदद मांग रही हैं? सेनरी वेल्डालेट, हमारी फीमेल लीड का नाम सेरनी है। सेरनी बोलती है, मैं तुमसे वादा करती हूँ ड्यूक, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ड्यूक बोलते, तो आप कह रही हैं कि इससे कुछ लाभ होगा, और वह क्या है? सेरनी बोलती है, वह खदान जो मेरी अपनी है, जिसे मैंने अपने पति को संभालने के लिए छोड़ दिया है, जल्दी ही इसमें जादुई चट्टान निकल जाएगा। मुझे विश्वास है कि आप जादुई चट्टान का मूल्य जानते हैं। एक बार जब मैं तलाक ले लूंगी और नियंत्रण अधिकार वापस ले लूं, मैं खदान का लाभ आपके साथ बांटूंगी। ड्यूक बोलते है, बस इतना ही? सेरिन बोलती, क्या? ड्यूक उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए पीछे हटती है। ड्यूक उसके करीब आके बोलते हैं, मुझे ऐसी खदान में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हारा पति कैलियन हेलकारल। ड्यूक की बात सुन के उसकी आंखों में डर साफ साफ दिख रहा था। ड्यूक दोबारा बोलते, कम से कम आप उसके प्रति गंभीर तो हुए होगे ना? बोलती है, ये तो उसे अपने पिछले जन्म की बातें याद आती हैं, जब वो बारिश के दिन अपने पेरेंट्स की कब्र के पास बैठ के रो रही होती है। तभी वहाँ पे कैलियन आके बोलते, सीरिन चलो चले, अगर तुम ऐसा करती रहोगी तो तुम अपना स्वास्थ्य बेकार कर लोगी। कैलियन उसके कंधे को पकड़ के बोलता है, काश मैं भी तुम्हारा दुख सह पाता। वह अपना सर उठा के बोलती, कैलियन, जब मेरी उम्र 16 की थी, एक अचानक दुर्घटना में मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। रातों रात में अनाथ हो गई, ऐसा लगा मैंने सब कुछ खो दिया। अगर मेरे बचपन का दोस्त कैलियन मेरे साथ ना होता। कैलियन बोलता है, यहाँ आओ शिरीन, अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। शिरीन बताती है, शायद मुझे अपने पैरों पे खड़े होने की कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए मैं कैलियन से शादी करना चाहती थी। कैलियन हलकारल देखते है शिरीन के सामने वेरेस वेल्डेलेट बैठे होते हैं। वह बोलते हैं, क्या आपका मतलब उस बेचारे काउंट के बेटे से है? शिरीन बोलती है, वह इतना गरीब भी नहीं है कि उसे दरिद्र कहा जाए, उसके पास बस थोड़े से पैसों की कमी है। प्लीज अंकल, मैं आपकी सहमति चाहती हूँ। अंकल चाय पीते हुए बोलते हैं, हाँ, मैं सोच रहा था कि आप क्या कहेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। गिरा हुआ विस्काउंट परिवार जिसके पास धन या सम्मान नहीं है। शिरीन बोलती है, अगर मैं उससे शादी कर सकती हूँ तो मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। शिरीन बड़ी सी स्माइल के साथ बोलती है, मुझे दहेज की भी जरूरत नहीं है, मेरी माँ मेरी है, बस इतना काफी होगा। अंकल शांति से शिरीन की बातें सुन रहे होते हैं। अंकल बोलते हैं, अगर तुम कहते हो तो। सीन चेंज होकर शादी का दिन का होता है। कैलियन बोलता है, सेरिन, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। वह बताती है, और इस तरह मैंने अपने पहले प्यार से शादी कर ली। एक लड़की बोलती है, सैरी बधाई हो। शिरीन खुशी से उसकी तरफ देखती है। हम देखते हैं वो शिरीन की बेस्ट फ्रेंड होती है। वो अपने हाथ फैलाकर बोलती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप शादी कर रहे हैं, आज तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। शिरीन गले लग के बोलती है, लहराई, आने के लिए शुक्रिया। लहराई शिरीन के गले लगकर बोलती है, मैं दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा तुम्हारी खुशी की कामना करती हूँ। बताती, किसी भी चीज से ज्यादा वह एक दोस्त थी, बचपन से ही बहन की तरह करीब। लहराई के दिल से आशीर्वाद ने मेरे सीने में खुशी भर दी। कम से कम उस दिन मुझे सच में विश्वास था कि मैं खुश औरत हूँ इस दुनिया में। उस समय मैंने सचमुच बहुत ही मूर्खतापूर्ण सोचा था। मुझे विश्वास था कि कैलियन मुझसे उतना ही प्यार करता है जितना मैं उससे करती हूँ, लेकिन जो मेरा इंतजार कर रहा था वह एक असहनीय क्रूर अंत था। लाने की आवाज आती है, मैडम। देखते शिरीन जो नीचे फर्श पर गिरी होती है, उसके मुंह से खून निकल रहा होता है, सारी जगह खून ही खून होता है। नौकरानी बोलती है, कृपया अपने आप को संभाले मैडम, डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी करो। शिरीन बताती है, शादी के 4 साल बाद मैं एक अनजान बीमारी से पीड़ित हो गई और तब फिर मैं कभी नहीं उठ पाई। मैं बीतते गया, सर्दी का मौसम आ गया। शिरीन बिस्तर पर लेटी होती है, जिसका चेहरा पूरा सफेद हो गया होता है। शिरीन की नौकरानी बोलती है, मैडम क्या आप ठीक है? शिरीन जिसे खून की खांसी हो रही होती है, रुमाल खून से भर गया होता है। नौकरानी परेशान होते हुए बोलती है, मैडम। शिरीन बेहद ही धीमी आवाज में बोलती, कीना। कैलियन लहराई, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मेरी आखिरी शब्द। नौकरानी ध्यान से शिरीन की बातें सुनते हुए कुछ बोलती, इससे पहले कैलियन गेट खोल के अंदर आते हुए बोलता है, शिरीन। नौकरानी बोलती, विस्काउंट मैडम। कैलियन के पीछे लहराई खड़ी होती है, वो बोलती है, शहरी। कैलियन रोते हुए बोलते हैं, नहीं शिरीन नहीं। शिरीन धीरे से बोलती है, कैलियन। कैलियन रोते हुए नौकरानी को बाहर जाने के लिए बोलता है। नौकरानी को भी शिरीन की ऐसी हालत देख के रोना आ रहा होता है। कैलियन शांति से बोलता है, मैं अपनी पत्नी को आखिरी अलविदा कहना चाहता हूँ। यह सुनकर नौकरानी वहाँ से चली जाती है। इस वक्त कमरे में पूरी तरह से शांति छा गई होती है। लहराई बोलते है, और शिरीन, और उसका हाथ पकड़ के बोलती है, क्या वह सचमुच मर गई? और शिरीन का हाथ छोड़ देती है। शिरीन का हाथ बेजान होकर बेड पे गिरता है।
और बड़े भयानक तरीके से बोलती है शायद जरूरत पड़े। कैलियन को बोलती है अपना हाथ उसकी नाक पर रखो। कैलियन देखो क्या वह अभी भी सांस ले रही है। यह कहते हुए उसकी आंखें बड़ी ही डरावनी लग रही होती हैं। कैलियन बोलता है कोई जरूरत नहीं है, डॉक्टर जल्दी ही उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बना के यहाँ आएंगे। लहराई चिल्लाते हुए बोलते हुए शायद अभी तक नहीं मरी है। कैलियन एटीट्यूड में बोलते हैं क्या तुम देख नहीं सकती कि उसे खून नहीं निकल रहा है, मैं उसे छूना नहीं चाहता। लहराई बोलती है ये जहर है, वायरस नहीं, यह बस डरावना है। सिरिन जो अभी तक मरी नहीं है वह उनकी ये सारी बातें सुन रही होती है। वह बोलती है तुम दोनों इस बारे में बातें कर रही हो कैलियन लहराई। सिरिन ये सब इतनी धीरे बोल रही होती है कि उन दोनों को सुनाई नहीं देता है। लहराई कैलियन पे चिल्लाते बोलते तो फिर तुरंत डॉक्टर को बुलाओ, मैं एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करना चाहती। बड़े अजीब तरीके से मुंह बनाते हुए बोलते क्या तुम समझते हो कितना समय है, मैं इस पल का कब से इंतजार कर रही थी। लहराई का चेहरा इस वक्त किसी भौंकते हुए कुत्ते की तरह लग रहा होता है। कैलियन हंसते बोलते तुम्हें अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है लहराई, अब हम आखिरकार स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। वह लहराई का हाथ पकड़ते बोलते तुम और मैं, हमारा बच्चा, केवल हम और हमारा असली परिवार। सिरिन सोचती हमारा बच्चा, क्या मतलब है तुम्हारा, क्या ये हो सकता है। कैलियन लहराई से बोलते चलो विला में जानकारी भेजे, हमें नानी और बहनी को बुलाना होगा। बन्नी का 7वां जन्मदिन हम यहाँ स्टेट में मना सकते हैं। सनी बोलती है 7 साल, तो फिर क्या 7 साल तक आप, बिल्कुल सही सिरिन, वो तुम्हें 7 साल से धोखा दे रहा है। कैलियन कमरे से जाते हुए बोलते लहराई उस औरत से दूर रहो, वह बदकिस्मत है। सोचती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। ये तो वही बात है, सच्चाई सामने फिर भी विश्वास नहीं हो रहा। लहराई पलटकर सिरिन की तरफ देखती है और ईविल स्माइल करके बोलती बेचारी सैरी, क्या तुम्हें कभी इस बात पर शक नहीं हुआ। डियर सैरी, मुझे एक ऐसी चाय मिली जिसके बारे में कहा जाता है कि यह प्रजनन क्षमता बढ़ाने में सहायक है। इसे हर दिन बिना छोड़े पिए। तुम्हारे सबसे प्यारे दोस्त लहराई की तरफ से। जो तुम चाय पी रही थी वो दोषी थी। सिरिन सोचती इसमें जहर था लेकिन हम दोस्त थे क्यों। वह दोबारा बोलती हम यहाँ हैं। मैं ये कहूँ कि मैंने तुम्हें कभी भी एक बार भी दोस्त नहीं माना था। लहराई अपने बचपन के बारे में सोचती है। सिरिन बोलती है अपनी मम्मा से क्या मैं उसके साथ खेल सकती हूँ। सिरिन की मम्मी बोलती है हाँ बिल्कुल, आपको पूछने की जरूरत नहीं है। लहराई बताती है जिस दिन हम हमारे परिवार द्वारा संचालित अनाथालय में मिले थे सैरी, तुमने मुझे नीचे नजरों से देखा था ना। हम देखते छोटी सी सैरिन लहराई से साथ खेलने के लिए पूछ रही होती है। लहराई बोलती है अच्छा होने का दिखावा और दयालु होने का दिखावा। सिरिन के कान के पास जाकर बोलती है मैं हमेशा से तुमसे नफरत करती आई हूँ। गुस्से से बोलती है लेकिन तुमको देखो सैरी, आखिर में तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। वह कमरे के बाहर जाते हुए रुककर बोलती है फिर भी अब तक आपको मजा तो आया होगा ना, मेरी चीजों का आनंद लेना जैसे वो आपकी हो। बेहद ही भद्दी शक्ल के और डरावनी मुस्कान के साथ बोलती है इसलिए मुझे नर्क में भी धन्यवाद देना सुनिश्चित करें। और यह एक बात याद रखे, वह मैं नहीं थी जिसने तुम्हें मारा है, यह आपकी अज्ञानता, मूर्खता और भोलापन था। बोलने के बाद वह कमरे के बाहर चली जाती है। सिरिन बोलती है मेरे आखिरी पल में मुझे एहसास हुआ। सिरिन के हाथ कांप रहे होते हैं। वह आदमी जिसे मैंने दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किया, कैलियन हेलकारल, कभी नहीं। ये सोचते हुए उसकी आंखों के कोनों से आंसू गिरते हैं। ये बोलती है कभी भी मुझे प्यार नहीं किया। क्या ये अंत है प्रत्येक वस्तु के लिए। सिरिन जो अपना सर नीचे करके बैठी होती है, उसकी आंखें हैरानी से भरी होती हैं। उसे याद आता है कैलियन बोलता था कि वो उससे प्यार करता है। राई बोलती थी सैरी तुम मेरी दुनिया में सबसे अनमोल मित्र हो। सैरिन चिल्लाते बोलती यह सब झूठ था, इसका हर एक टुकड़ा। तुमने मुझे अब तक धोखा दिया है, अब तक कि तुमने मेरी जान भी ले ली। तुम ये कैसे कर सकती हो, मैं इस तरह से नहीं मर सकती, मैं इस तरह नहीं मरूंगी। यह सब बोलते उसके हाथ कांप रहे होते हैं। वह रोते हुए आगे बोलती है मैं बदला लूंगी, मैं तुम दोनों का भी मेरे जैसा दुखद अंत करूंगी। अगर कोई भगवान है तो कृपया मुझे वापस ले आओ। सीन चेंज होकर प्रेजेंट में आता है। सिरिन ड्यूक से बोलती है मैं और नहीं, कैलियन हेलकारल, और मैं उसे फिर कभी प्यार नहीं करूंगी। ड्यूक रोजनवेस्टर, क्या आप मुझे अपना जवाब देंगे। ड्यूक बोलते हैं मुझे लगता है आप सौदे की जरूरी बात नहीं समझी। किसी भी सौदे में ये जरूरी नहीं है कि आप क्या दे सकते हैं, बल्कि जरूरी ये है कि दूसरा व्यक्ति क्या चाहता है। सिरिन बोलते हूँ आपका क्या मतलब है। ड्यूक टेबल पे किताब रखते हुए बोलते हैं चलो ये करते हैं सिरिन वेल्डिलेट। सिरिन के पास झुकते हुए बोलते हैं मैं तुम्हारी मदद करूंगा लेकिन बदले में मैं वो लूंगा जो मैं चाहता हूँ। वह बोलती है जरूर। ड्यूक बोलती है मेरी 2 इच्छाएं, पहली सबसे पहले आपको कैलियन हेलकारल को पूरी तरह से त्याग देना होगा और दूसरी है मेरे साथ हमेशा चलने वाली शादी में बने रहना होगा। ये सुन सिरिन सोचती है धरती पर ये क्या है। ड्यूक सिरिन के बालों को छूते हुए बोलते हैं आप नहीं समझे, इसका मतलब है कि आपको पूरी तरह से मुझ पर स्विच करना है। सिरिन वेल्डिलेट। सिरिन सोचते उस बर्फीली रात में मैं मर गई। मृत्यु के पल में मुझे पूरे भयानक सच्चाई का पता चला। एक पवित्र औरत जो पूरी दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानती, उसे इस बात का पता नहीं चला कि उसका पति और उसके दोस्त के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा है। प्यार नफरत इस हत्या के नाटक में जहाँ मुझसे सब कुछ चुरा लिया गया। मैं इस मजाकिया कहानी की दैन्य नायिका थी, एक कमजोर मूर्ख भोली भाली नायिका जो पानी की गहराई में डूबती जा रही थी बदला लेने के लिए। सब कुछ वापस ले लो। की आंखें धीरे धीरे करके बंद हो रही थी। वह बोलती है कृपया मुझे बस एक और मौका दे दो, अगर भगवान है तो। सिरिन की आंखें अचानक खुलते हुए पसीने में तरबतर होती है। जल्दी से उठ के बेड पे बैठ जाती है। सिरिन अपने आप को शांत करने की कोशिश करती है। वह अपने कांपते हुए हाथों को देखकर बोलती है खून नहीं, मेरा शरीर दर्द नहीं हो रहा।
फिर ये क्या हुआ? वह अपने हाथों को देखकर रो रही होती है। शिरीन अचानक ही चौंक जाती है दरवाजा खुलने की आवाज से। शिरीन की नौकरानी हंसते हुए बोलती, मैडम आप जग रही हैं? क्या आपको अच्छी नींद आई? शिरीन हैरान होकर बोलती, हाँ कीना। वे सोचती, जब से मैं बच्चा थी तब से कीना ने मेरी देखभाल की है। कीना बोलती, मैं तो बस आपको जगाने वाली थी। कीना शिरीन का उदास चेहरा देखकर बोलती, मैडम। शिरीन रोते हुए कीना के गले लगकर बोलती, कीना। मैं घबराते हुए पूछती, क्या गलत है? दूसरी तरफ शिरीन कीना को गले लगाकर खुश होकर बोलती है, सचमुच में वापस आ गई। चेंज होकर गार्डन का होता है। पक्षी पेड़ पे बैठे होते हैं, टेबल पे खाने का सामान होता है, फूल महक रहे होते हैं। शिरीन गार्डन में बैठ के सोच रही होती है, क्या वह अगले बसंत तक जीवित रह पाएगी? मैं कई बार निराशा में डूब चुकी थी। मैं वापस आ गई 4 साल पहले। फिर कैसे? तभी कीना आके बोलती, मैडम तो आप यहाँ हैं? कृपया इस पे नजर डालें। लैरी ने एक तोहफा भेजा है। कीना बॉक्स खोल के दिखाती है जिसमें से चाय की पत्तियां निकलती है। इसे देख शिरीन की हालत डर से खराब हो जाती है। कीना बोलती, ये चाय शरीर के लिए अच्छी है, विशेष रूप से प्रेगनेंसी में मदद के लिए। आखिरकार आपकी शादी को 1 साल हो गया। वह परेशान थी कि कोई खुशखबरी नहीं आई है। लेडी लहराई सचमुच एक दयालु व्यक्ति है, इसे तुरंत बनाऊंगी। कीना उन पत्तियों को चाय में डालने वाली होती है। ये देख शिरीन की आंखें डर से बड़ी हो जाती है। टेबल पर हाथ पटकते हुए बोलती, क्या? शिरीन कैसा व्यवहार देख के कीना घबराते हुए बोलती, मैडम। कीना बोलती, कीना मैं इसे नहीं पीऊंगी। वह बोलती, मैं तुमसे एक फेवर पूछ सकती हूँ? कीना बोलती, हूँ। कीना बोलती, इसे बाजार में ले जाओ। आप उस व्यापारी को जानते हो जो मेरे पिता के साथ व्यापार करता था ना? इसे उसके पास ले जाओ और चाय की सामग्री के बारे में पूछो। कीना बॉक्स को हाथ में पकड़े हुए बोलती है, अगर हम ऐसा करते तो इसका मतलब हमें लेडी लहराई पे शक है। शिरीन शांत लेकिन कठोर तरीके से बोलती है, अगर आप ये कह रहे कि आप मेरी तरफ से काम कर रहे हैं तो इसे गुप्त रखें। कीना बोलती है, मैडम। शिरीन जाते हुए बोलती है, थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही, सूर्य अस्त तक वापस आ जाऊंगी। कैलियन को मत बताना कि मैं बाहर गई हूँ। कीना को ये बात पूरी तरह से चौंका देता है। वे जाते हुए बोलती, हाँ ये सही है। एक नजर कीना की तरफ देखकर बोलती है, ध्यान रखिए आप उस फूल को नंगे हाथों से न छुए। कीना बस उसी जगह खड़े होकर शांति से बोलती, मैडम। चेंज होकर जंगल का होता है। शिरीन कहीं जा रही होती है। वह खिड़की के बाहर देखते हुए सोचती है, क्या मैं सचमुच अतीत में लौट गई? ईश्वर की इच्छा थी या शैतान की शरारत? मुझे इसका जवाब नहीं पता, लेकिन इतना तो निश्चित है, मैं फिर कभी नहीं वही गलती दोहराऊंगी। गाड़ी रुक जाती है। शिरीन गाड़ी के नीचे उतर के आसमान को देखती है। आपको कपड़े से ढककर आदमी से बोलती है, मैं वापस नहीं आ जाती, यहीं पे इंतजार करो। आदमी मान जाता है। शिरीन एक घर के सामने आकर रुकती है। घर को देखते हुए सोचती है, हमने खनिज व्यवसाय शुरू किया था और हमारे पास आर्थिक सुविधा नहीं थी। कैलियन ने इस विला को खरीदने के लिए अपनी पूरी कोशिश की थी। जब मैं परेशान थी तो कैलियन ने मुझसे फिर से क्या कहा, मैं यहाँ आपके साथ अपनी अनमोल यादें बनाना चाहता हूँ। क्या आपके लिए अपने घर में रहना अकेलापन नहीं होगा? उसके बाद हम एक बार भी यहाँ नहीं आए हैं। पहले तो ऐसा इसलिए था, कैलियन बहुत ही ज्यादा व्यस्त था। कुछ ही समय में मैं बीमार हो गई, लेकिन असली वजह कुछ और ही थी। ये सब याद करते हुए शिरीन के हाथ गुस्से से कांप रहे होते। तभी एक क्यूट सा बच्चा घर के बाहर निकलते हुए बोलता है, पापा पापा। शिरीन अपने सामने का नजारा देख के हैरान होती है। कैलियन एक बच्चे के साथ खेलते हुए बोलता है, क्या हुआ बन्नी? बच्चा अचानक ही लड़खड़ा के गिरने वाला होता है। कैलियन चिल्ला के बोलता है, बन्नी। बच्चे को गोद में उठाकर बोलता है, वह खतरनाक है, अगर आपको चोट लगे तो बहुत बुरा होगा। बच्चा खुशी से बोलता है, ठीक है। शिरीन पेड़ के पीछे छुप कर ये सब देख रही होती है। सोचती है, क्या सचमुच कोई बच्चा था? तभी वहाँ पे लहराई आकर हंसते हुए बोलती है, बन्नी जैसा पापा कहे वैसा करो। जब आप पिछले दिन गिर गए थे तो आपके घुटने पे खरोच आ गई थी ना? को इतना खुश देख के शिरीन को याद आता है। कैलियन लहराई का हाथ पकड़ के बोलता है, अब हम आखिरकार अपने दम पर जी सकते हैं, सिर्फ तुम और मैं और हमारा बच्चा, हम तीनों, केवल इसलिए परिवार। शिरीन रोते हुए बोलती है, मैंने इस पर विश्वास न करने की कोशिश की जब तक मैंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा। यह सोचकर कि शायद किसी तरह की गलती होगी, मूर्ख थी, मुझे इसका एहसास क्यों नहीं हुआ। शिरीन बच्चे को देखकर सोचती है, शायद वो 2 साल का होगा। मतलब ये है कि मेरी शादी से भी पहले ही शुरू से ही मेरे पास यहाँ कोई जगह नहीं थी। तभी नानी बोलती है, विस्काउंट ऐसे लगता है वहाँ सड़क पर एक गाड़ी आ गई है। कैलियन बोलता है, क्या? वहाँ से जाते हुए बोलते हैं, अरे तुम यहाँ आओ, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? ये वाला बोलता है, उफ मुझे माफ करना, मुझे यहाँ बुलाया गया था, लगता है कि मैं गलत जगह आ गया हूँ। कैलियन चिढ़ते हुए बोलते हैं, हाँ हाँ, तुम इस जगह को कहीं और कैसे समझ सकते हो, यहाँ से चले जाओ। गाड़ी वाले के जाने के बाद कैलियन घर के अंदर चला जाता है। शिरीन सोचती है, मैंने कोचमैन से ये कहकर सही किया कि वह मेरी यहाँ की यात्रा को गुप्त रखे। लेकिन अब पूरी तरह से वहाँ अकेली होती है। वह अपने मुंह पे दोनों हाथ रख के रोने लगती है। अपने चेहरे को दोनों हाथ से ढककर घास में बैठ के रोने लगती है। कुछ देर बाद वहाँ पे बारिश होने लगती है। वह अपने आंसू भरी आंखों से आसमान को देखने लगती है। आंसू को पोंछते हुए मिट्टी से भरे रास्तों पे चलने लगती है। शिरीन जाते हुए सोचती है, कितने नीच लोग हैं, मुझे एक बार भी शक क्यों नहीं हुआ? ऐसा इसलिए जैसा कि लहराई ने कहा, मैं नासमझ और मूर्ख हूँ। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि मैं इसके लायक थी? मैं सचमुच में दोषी हूँ? शिरीन के सामने एक गाड़ी आकर रुकती है। सोचती है, वह क्या है? गाड़ी पहले ही सोच ही रही होती है, तभी गाड़ी का दरवाजा खुलता है। देखते हैं एक आदमी छाता लेके बाहर निकलता है। शिरीन की तरफ छाता करते हुए बोलते हैं, मुझे नहीं लगता है कि रात का मौसम सैर का आनंद लेने के लिए अच्छा है। देखते हुए ड्यूक होते हैं जो सेरिन से पूछते हैं या नहीं है। सेरिन वेल डिलीट। यहीं पे हम अपनी स्टोरी को समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं।